नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रेनबो साइंस सर्किट पर। आज हम लोग क्लास 10th के बायोलॉजी जीव विज्ञान के पहले अध्याय जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस पर डिस्कस करने जा रहे हैं। और जैसा कि आपको पता है, पिछले क्लास में आपने देखा था श्वसन के बारे में, और हमने आपको बताया था कि पोषण के बाद जो दूसरा जैव प्रक्रम है श्वसन, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो आज का क्लास जो हमारा है बेहद इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग दूसरे जैव प्रक्रम पर आज आ गए हैं और हमारा दूसरा जैव प्रक्रम श्वसन रेस्पिरेशन है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो सजीवों में जैव प्रक्रम होता है वह सजीवों के जीवन के अनुरक्षण के लिए आवश्यक क्रियाएं होती है। सजीवों के जीवन को बनाए रखने के लिए जिन जिन क्रियाओं की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, या कह सकते हैं जो क्रियाएं अनिवार्य है, उन्हीं क्रियाओं को जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेस कहते हैं। और हम लोगों ने यह भी पढ़ा था पीछे कि जैव प्रक्रम 4 होते हैं: पोषण, न्यूट्रिशन, श्वसन, रेस्पिरेशन, वहन या परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, और उत्सर्जन, एक्सक्रीशन। उसमें से पोषण को आपने विस्तार से जाना, स्वपोषी पोषण, विषमपोषी पोषण, फिर पौधे में कैसे पोषण होता है, अमीबा में पोषण, मानव में पोषण, इन सभी बातों पर विस्तार से बात हुई। और अब हम लोग आ रहे हैं दूसरे जैव प्रक्रम पर, जिसका नाम है श्वसन रेस्पिरेशन। सबसे पहले आप इसका परिभाषा देखिए। सजीवों द्वारा पर्यावरण से ऑक्सीजन ग्रहण करके भोजन के अणुओं का विखंडन करके ऊर्जा प्राप्त करने और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पर्यावरण में मुक्त करने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं, जबकि पर्यावरण से वायु लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को श्वासोच्छ्वास ब्रीदिंग कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, 2 शब्द यहाँ मैं चर्चा कर रहा हूँ। एक शब्द तो श्वसन है, रेस्पिरेशन, और दूसरा शब्द ब्रीदिंग है, श्वासोच्छ्वास। इस दोनों शब्द पर अभी चर्चा करेंगे हम लोग। पहले श्वसन की परिभाषा के बारे में जानते हैं। आप याद कीजिए, जब पोषण आपने पढ़ा था तो वहाँ हम लोग क्या चर्चा किए थे कि पोषण सजीवों में होने वाला एक जैव प्रक्रम है, जिसमें क्या होता है कि सजीव ऊर्जा प्राप्ति के लिए बाहरी वातावरण से भोजन ग्रहण करता है। सजीवों द्वारा ऊर्जा प्राप्ति के लिए जो भोजन ग्रहण किया जाता है, इसी प्रोसेस को पोषण, न्यूट्रिशन कहा गया था। अब आपको पता है कि ऊर्जा के लिए हम लोगों को भोजन की आवश्यकता होती है, और पोषण की प्रक्रिया में हम लोग वो भोजन ग्रहण भी कर लिए थे। और जब भोजन आप ग्रहण कर लेते हैं, जो भोजन आपने ग्रहण किया था ऊर्जा प्राप्ति के लिए, और आपने पीछे देखा कि हमारे शरीर में जो विशाल हमारा पाचन तंत्र है, उस पाचन तंत्र के द्वारा क्या हुआ था कि भोजन के अणु पच करके हमारे कोशिकाओं द्वारा, छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन हुआ था, और वहाँ से फिर कोशिकाओं द्वारा वह भोजन हमारे ब्लड के द्वारा संपूर्ण कोशिकाओं में पहुँच गया था। अब उस कोशिका में जो भोजन पहुँचा हुआ है पोषण की क्रिया में, उस भोजन के अणु का यहाँ विखंडन होगा, मतलब भोजन के अणु टूटेंगे और उससे ऊर्जा का निर्माण होगा। तो आइए उसी बात को यहाँ देखते हैं। सजीवों द्वारा पर्यावरण से ऑक्सीजन ग्रहण करके भोजन के अणुओं का विखंडन करके ऊर्जा प्राप्त करने और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पर्यावरण में मुक्त करने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। जितने भी सजीव हैं वो भोजन ग्रहण करते हैं, और उस भोजन के अणुओं को ऑक्सीजन की उपस्थिति में या ऑक्सीजन की सहायता से विखंडित कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है, और उसको तोड़ करके उससे ऊर्जा प्राप्त किया जाता है, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो मुक्त करते हैं, इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। जबकि केवल सांस लेना और छोड़ना, सांस लेना मतलब बाहरी पर्यावरण से हम लोग सांस वायु लेते हैं, ग्रहण करते हैं, और फिर श्वसन के बाद जो गैस बाहर छोड़ देते हैं, ये सांस लेने और छोड़ने की जो मात्र प्रक्रिया है, इसको कहा जाता है श्वासोच्छ्वास या रेस्पिरेशन। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं इस बात को कि श्वासोच्छ्वास और जो श्वसन है, दोनों एक दूसरे से भिन्न भिन्न क्रिया है, दोनों एक दूसरे से होने वाली अलग अलग क्रिया है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। मुख्य रूप से श्वसन की क्रिया में क्या होगा कि हम लोग जो भोजन ग्रहण किए हैं पोषण की प्रक्रिया द्वारा, तो वह भोजन के अणु क्या होंगे? टूटेंगे, विखंडित होंगे, और टूटने के बाद वह ऊर्जा का निर्माण करेगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी मुक्त होगी। अब दूसरी बात यहाँ है कि दूसरी बात क्या है कि जो श्वसन की क्रिया है वह अलग अलग जीवों में अलग अलग तरीके से संपन्न होता है। जो श्वसन की क्रिया है वो अलग अलग जीवों में अलग अलग तरीके से संपन्न होता है, और श्वसन को, चूँकि ऑक्सीजन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है श्वसन में, इसलिए ऑक्सीजन के
आधार पर इस श्वसन को भी दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पर, यहाँ दो प्रकार के श्वसन लिखे गए हैं। सजीवों में श्वसन की क्रिया निम्नलिखित दो विधियों से संपन्न होती है। नंबर 1 ऑक्सी श्वसन या वायवीय श्वसन एरोबिक रेस्पिरेशन, और नंबर 2 अनॉक्सी श्वसन या अवायवीय श्वसन एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो दो प्रकार की श्वसन की क्रिया सजीवों में होती है, नाम से ही क्लियर है, एक ऑक्सी श्वसन और दूसरा अनॉक्सी श्वसन। आइए देखते हैं ऑक्सी श्वसन का डेफिनेशन। लिखा गया है श्वसन की वैसी प्रक्रिया जो ऑक्सीजन का सूत्र O2 होता है की उपस्थिति में संपन्न होती है उसे ऑक्सी श्वसन कहते हैं। मतलब जब श्वसन की क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन संपन्न होती है तो उसी को हम लोग ऑक्सी श्वसन या वायवीय श्वसन कहते हैं। लेकिन दूसरी जो प्रक्रिया है श्वसन की अनॉक्सी श्वसन, लिखा गया है श्वसन की वैसी प्रक्रिया जो ऑक्सीजन O2 की अनुपस्थिति में संपन्न होती है उसे अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। अब देखिए श्वसन की जो प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इन एब्सेंस ऑफ एयर संपन्न होती है उसे अनॉक्सी श्वसन एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है। तो कुल मिलाकर के श्वसन के बारे में एक बात क्लियर हुई कि कुछ श्वसन की प्रक्रिया कुछ जीवों में या कुछ कंडीशन में क्या होता है, बिना ऑक्सीजन का भी श्वसन संपन्न हो जाता है। जब बिना ऑक्सीजन का श्वसन संपन्न होगा तो उसको कहेंगे अनॉक्सी श्वसन या अवायवीय श्वसन। नाम ही है, अ मतलब नहीं, वायवीय बना है वायु से, मतलब वायु मतलब ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन का हो गया उसी श्वसन को अनॉक्सी श्वसन या अवायवीय श्वसन कहेंगे। अंग्रेजी में एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे। लेकिन यदि श्वसन की क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगी तो उसको ऑक्सी श्वसन या वायवीय श्वसन कहेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए नीचे लिखा गया है श्वसन की क्रिया में ग्लूकोज C6H12O6 के विखंडन से ऊर्जा प्राप्त होती है। यह प्रक्रिया निम्नलिखित पथों द्वारा संपन्न होती है। अब याद कीजिए जब आप पोषण पढ़ रहे थे, मानव में पोषण की चर्चा हो रही थी, तो वहाँ आपने जाना था, वहाँ आपने पढ़ा था कि सजीवों में जो भोजन का पाचन होता है, खास करके मानव में, तो जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हम लोग लेते हैं वो कार्बोहाइड्रेट पाचन की क्रिया में क्या होता है कि पचने के बाद जो कार्बोहाइड्रेट है वो छोटी आंत में फाइनली पचने के बाद क्या होता है, ग्लूकोज में बदल जाता है। मतलब ग्लूकोज हमारे शरीर में भोजन का सबसे प्रमुख हिस्सा है, ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत ग्लूकोज है। इसी ग्लूकोज से हमारे शरीर में ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और यह ग्लूकोज का विखंडन कब होता है, तो श्वसन की प्रक्रिया में। यहाँ जो है हम लोग देखेंगे कि कैसे स्टेप बाय स्टेप ग्लूकोज विखंडित होता है और उससे ऊर्जा का निर्माण होता है। आइए देखिए यहाँ लिखा गया है कि ग्लूकोज जिसका सूत्र C6H12O6 है, मतलब 6 कार्बन वाले यह अणु है ग्लूकोज। यह ग्लूकोज विखंडित होकर के पायरुवेट बनाता है और यह क्रिया कहाँ होती है, तो कोशिका द्रव्य में होती है। आप याद कीजिए हम लोग पोषण की क्रिया में पढ़े थे कि भोजन जो हम लोग पाचित किए थे, जिस भोजन को हमारा पाचन तंत्र पचा दिया था और पचने के बाद वह भोजन अवशोषित हुआ था तो कहाँ गया था, कोशिकाओं में गया था। और कोशिका में जो कोशिका द्रव्य होता है, जैसे वहाँ कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज पहुँचता है तो यह ग्लूकोज विखंडित होता है, टूट जाता है और पायरुवेट का निर्माण करता है। पायरुवेट भी ग्लूकोज के भांति ही एक पोषक पदार्थ है। वो ग्लूकोज विखंडित होकर के या परिवर्तित होकर के पायरुवेट में बदल जाता है, जिसका सूत्र C3H4O3 होता है। अब चूंकि ग्लूकोज हम लोग इसलिए ग्रहण किए हैं पोषण की क्रिया में क्योंकि इससे हमें ऊर्जा प्राप्त करनी है। तो यह ग्लूकोज जो ऊर्जा बनाएंगे उसके लिए पहले ग्लूकोज किस में बदलता है, पायरुवेट में बदलता है। अब फिर इस पायरुवेट से अलग अलग कंडीशनों के साथ, अलग अलग शर्तों के साथ ऊर्जा का निर्माण होता है। तो सबसे पहले ग्लूकोज पायरुवेट में बदल गया। अब जब यह पायरुवेट आगे बढ़ेगा तो 3 कंडीशंस है यहाँ। एक तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेट से ऊर्जा बनेगा, दूसरा ऑक्सीजन के अभाव में, और तीसरा ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ध्यान दीजिएगा इस बात को कि 3 अलग अलग शर्त है, लेकिन तीनों शर्त ऑक्सीजन पर आश्रित है कि अगर पायरुवेट को पूरा ऑक्सीजन मिलेगा तब भी इससे ऊर्जा बनेगी। ऑक्सीजन को पूरा ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, मतलब थोड़ा सा भी ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो पर भी ऊर्जा बनेगी। और थोड़ा बहुत ऑक्सीजन मिलता है मतलब ऑक्सीजन का अभाव होता है, उस स्थिति में भी ऊर्जा बनती है। और जब पूरा ऑक्सीजन प्राप्त होता है तो उस स्थिति में भी ऊर्जा का निर्माण होता है। यहाँ हम लोग पहले कंडीशन को देखते हैं। अगर पायरुवेट
को उस स्थिति में ले जाते हैं जहां ऑक्सीजन रहता ही नहीं है, मतलब ऑक्सीजन एब्सेंट रहता है। वही लिखा गया है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। तो यह पायरुवेट क्या होता है, टूटता है, विखंडित होता है। लेकिन ध्यान रखना है कि यह शर्त कहाँ पूरा होगा, ईस्ट के कोशिकाओं में। आप में से बहुत लोगों ने सुना होगा, 9th में पढ़ा भी होगा कि जो पाव रोटी, ब्रेड होता है, केक होता है, उसको नरम और स्पंजी बनाने के लिए ईस्ट का प्रयोग होता है। दरअसल ईस्ट एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और उस ईस्ट के कोशिकाओं में यह क्रिया होती है कि बिना ऑक्सीजन का भी पायरुवेट टूट करके इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा बनाता है। यह इथेनॉल जो आप देख रहे हैं, यह दरअसल एल्कोहल है। इसका सूत्र C2H5OH है, और इथेनॉल बनाने की यह प्रक्रिया है, प्रोसेस है कि ग्लूकोज को पायरुवेट में, पायरुवेट को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में छोड़ दीजिए। ईस्ट के कोशिकाओं में जैसे यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेट जाता है तो यह विखंडित होता है, इथेनॉल बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है और ऊर्जा का निर्माण करता है। इस प्रक्रिया को विज्ञान में किण्वन या फर्मेंटेशन कहा जाता है। इस पर हम लोग आगे जो हमारा केमिस्ट्री का अगला चैप्टर होगा वहां भी चर्चा करेंगे। अब दूसरी स्थिति को देखते हैं, अगर ऑक्सीजन का अभाव होगा तब यह पायरुवेट फिर कैसे ऊर्जा बनाएगा। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में आपने देखा कि ईस्ट के कोशिकाओं में पायरुवेट विखंडित हुआ, एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऊर्जा बनाया। लेकिन ऑक्सीजन के अभाव का यहाँ तात्पर्य यह है कि थोड़ा बहुत ऑक्सीजन अगर मिलेगा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति का मतलब है जरा सा भी ऑक्सीजन नहीं रहना, लेकिन ऑक्सीजन के अभाव का मतलब है यदि थोड़ा बहुत ऑक्सीजन मिलता है तब क्या होगा। तो अगर बहुत कम मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है तब क्या होता है, यह पायरुवेट, यह हमारे पेशी कोशिकाओं में इस तरह की क्रिया करता है। तो यह पायरुवेट विखंडित होगा, लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा बनाएगा। लैक्टिक अम्ल भी 3 कार्बन वाले अणु हैं, C3H6O3 इसका फार्मूला होता है। तो पायरुवेट विखंडित होगा ऑक्सीजन के अभाव में, लेकिन कहाँ, तो मानव के पेशी कोशिकाओं में यह विखंडित होता है और लैक्टिक अम्ल तथा ऊर्जा बनाता है। आप याद कीजिए, जब कभी आप बहुत ज़्यादा काम करते होंगे, अचानक दौड़ते होंगे या कोई भारी काम अपने घर में कर लिए होंगे, शारीरिक काम, तो उसके बाद क्या होता है कि आपके हाथों में, पैर में दर्द करता है, जिसको हम लोग विज्ञान की भाषा में कहें क्रैम्प आता है। क्रैम्प मतलब वही दर्द करना। और उस हालत में हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं या उस मसल्स वाले भागों को दबाते हैं तो हमें राहत महसूस होती है। दरअसल होता क्या है कि हमारी जो पेशी कोशिकाएं होती है, जब हम लोग ज़्यादा कार्य करते हैं तो पेशी कोशिकाओं को बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और चूंकि कार्य करने के लिए ऊर्जा चाहिए और बहुत ज़्यादा ऊर्जा की जो आवश्यकता होती है, तो उसके लिए क्या होता है, पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन की सप्लाई कम पड़ जाती है। क्योंकि जितना ऑक्सीजन आएगा उतना ही ऊर्जा बनेगा। लेकिन हमारी पेशियां जब दौड़ते हैं तो हमारी पेशियां जल्दी जल्दी कार्य करती है, वहाँ जितनी ऊर्जा है वो खपत हो जाती है और उस पेशी कोशिकाओं में क्या होता है, ऑक्सीजन की स्कार्सिटी हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है। और जैसे ऑक्सीजन का अभाव होगा तो देखिए क्या होगा, यह पायरुवेट लैक्टिक अम्ल में बदल जाएगा। ऊर्जा तो बनेगी लेकिन लैक्टिक अम्ल बन जाएगा और हमारे पेशी कोशिकाओं में खास करके लैक्टिक अम्ल का निर्माण होगा। और एक शरीर के किसी भाग में अगर अम्ल बहुत ज़्यादा हो जाए तो स्वाभाविक सी बात है जलन उत्पन्न करेगा। आपने पीछे पाचन में पढ़ा था कि जब कभी हम लोग एसिडिटी या अम्लता से शिकार होते हैं, हमारे स्टमक में बहुत ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकल जाता है, तो हमारे पेट में भी दर्द और जलन की समस्या उत्पन्न होती है। उसी तरह से ऑक्सीजन के अभाव में हमारे पेशियों में भी दर्द होता है, जलन होता है, क्रैम्प होता है। उसका कारण यही लैक्टिक अम्ल है। फिर जब हम लोग आराम कर लेते हैं या थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेते हैं, पैर हाथ को दबा देते हैं, तो वो लैक्टिक अम्ल वहाँ से विस्रित हो जाता है, दूर निकल जाता है और उत्सर्जन तंत्र के माध्यम से शरीर से बाहर हो जाता है, तो हमें राहत महसूस होता है। तो ये दूसरी कंडीशन थी जिस पर हम लोग चर्चा किए कि ऑक्सीजन के अभाव में कैसे पायरुवेट से लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा बनेगा। अब तीसरे स्थिति पर आते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है कि यदि ऑक्सीजन की पूरी सप्लाई होगी, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलेगा, तब क्या होगा। जब पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है तो यह क्रिया कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होगा यह क्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। और माइटोकॉन्ड्रिया में यह पायरुवेट विखंडित होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा, जल बनाएगा और ऊर्जा का निर्माण करेगा। याद रखना है, अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी, प्रेजेंट होगा, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तब वह पायरुवेट अपना काम कहाँ करेगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर करेगा। याद रखिएगा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ईस्ट में क्रिया होती है, ऑक्सीजन के अभाव में मानव के पेशी कोशिकाओं में क्रिया होती है, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में मतलब भरपूर मात्रा में अगर ऑक्सीजन मिल गया पायरुवेट को तो वह
कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल और ऊर्जा का निर्माण करेगा। लेकिन यह क्रिया कहाँ होगी? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। यह माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, कोशिकाओं का एक महत्वपूर्ण कोशिका अंगक है, सेल ऑर्गेनेल्स है। 9th में आपने पढ़ा होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह या कोशिका का बिजली घर, पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल इसलिए कहते हैं, देखिए इसी माइटोकॉन्ड्रिया में विशाल मात्रा में यहाँ ऊर्जा का निर्माण हो रहा है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो भोजन हम लोग किए पोषण की क्रिया में, उस भोजन को विखंडित करके उससे बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा प्रदान करने का काम यही माइटोकॉन्ड्रिया करता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह या पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। तो इस प्रकार से इस पथ के द्वारा, इस डायग्राम के द्वारा आपने यह देखा कि अलग अलग तरह के सजीवों में अलग अलग परिस्थितियों में किस प्रकार से ग्लूकोज का विखंडन होता है और उससे फिर ऊर्जा का निर्माण होता है। तो आज का क्लास श्वसन का ये इंट्रोडक्शन क्लास था। हम लोगों ने आज श्वसन की परिभाषा को देखा, श्वसन के प्रकार को देखा और फिर हम लोग आज अंत में देखे कि श्वसन की क्रिया में कैसे ग्लूकोज विखंडित होता है और उससे ऊर्जा का निर्माण होता है। अलग अलग परिस्थितियां होती है, कभी ऑक्सीजन की उपस्थिति में, कभी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, कभी ऑक्सीजन के अभाव में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सभी डायग्राम और परिभाषाएं समझ में आई होगी। आप अपने घर में जो टेक्स्ट बुक होगा, जो किताबें आपके पास होगी, वहाँ श्वसन चैप्टर निकालिएगा। जिस किसी भी पब्लिकेशन की बुक हो, आप श्वसन चैप्टर को निकाल करके शुरुआती कुछ हिस्से को पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से एकदम सरल उदाहरणों के द्वारा समझाने का प्रयास किया गया है। बड़ा एकदम रोचक चैप्टर होगा, इंटरेस्टिंग टॉपिक सब मिलेंगे इसमें आपको। तो आगे भी बहुत मज़ेदार होने वाला है क्लास हम लोगों का। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग वीडियो को कंटिन्यू देखिए और शुरू से अंत तक देखिए। ये रिक्वेस्ट मैं फिर दोहरा रहा हूँ। वैसे शुरुआती दौर में भी कई बार मैंने आपसे कहा है कि आप पहले सभी कामों से फ्री हो जाइए। जब आप शांत चित्त होकर के बैठते हैं, आपको लग रहा है कि अगर आज का वीडियो 15 मिनट, 20 मिनट या आधे घंटे का, 40 मिनट का है, तो पहले देख लीजिए क्या उतना समय हमारे पास है। जिस समय भी आप फ्री होते हैं उस समय वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तो ही आपको इसका पूरा लाभ मिल पाएगा। उम्मीद है कि आप सभी वीडियो को पूरा देखेंगे और आज का क्लास आपको समझ में भी आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आप समझना शुरू कर दिए हैं। अपने दोस्तों के बीच चैनल के बारे में बताइए, उनको वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़ करके लाभान्वित हो सके। और जो लोग चैनल पर नए हैं या पहले से भी हमारे चैनल पर बने हुए हैं लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है कि आप चैनल को अविलंब सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा इसी तरह का और भी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक समय पर पहुंच सके। तो चलिए आज का क्लास समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे। श्वसन में अभी बहुत सारा टॉपिक बचा हुआ है जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे। फिर मानव में श्वसन की भी चर्चा होगी, जहां हम लोग अपने श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम पर चर्चा करेंगे कि कैसे हमारा फेफड़ा श्वसन की क्रिया को संपादित करता है। इन सभी बातों पर विस्तार से चर्चा होगी आने वाले वीडियोज में। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।